आज का विषय इस सवाल से शुरू होता है। एक व्यापार करने आए कंपनी देखते ही देखते पूरे भारत पर राज करने वाली राजनीतिक शक्ति कैसे बन गई। मतलब हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया, पर ये हुआ कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत से। हाँ। और देखिए, इसमें सिर्फ दो यूरोपीय ताकतें नहीं हैं। इसे समझने के लिए हमें उस समय के भारत को देखना होगा। 1707 में औरंगजेब की मौत हो चुकी थी। अच्छा। और मुगल साम्राज्य, जो कभी पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखता था, वो बिखर रहा था। मतलब दिल्ली की हुकूमत का दबदबा लगभग खत्म हो गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में कोई एक बड़ी सेंट्रल पावर नहीं बची थी जो सबको कंट्रोल कर सके। कोई नहीं। हर छोटे बड़े नवाब और राजा अपनी अपनी चला रहे थे। एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था। बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, पावर वैक्यूम। और इसी खालीपन का फायदा उठाने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों तैयार बैठे थे। दोनों ही समझ गए थे कि अगर भारत के व्यापार से असली मुनाफा कमाना है तो सिर्फ बंदरगाहों पर बैठने से काम नहीं चलेगा। उन्हें यहाँ की राजनीति का, कह सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। और इस बड़ी बाजी के लिए शतरंज की बिसात बिछी दक्षिण भारत में। हाँ, दक्षिण भारत में। और इसी बिसात पर खेले गए 3 बड़े खेल, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध या कार्नाटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। हमारे पास जो स्रोत है वे इन युद्धों के पीछे की रणनीति, धोखे और उन अहम पलों को उजागर करते हैं जिन्होंने भारत का भविष्य तय कर दिया। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। हाँ, और कहानी की शुरुआत होती है पहले कर्नाटक युद्ध से। ये चला 1746 से 1748 तक। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इस पहले युद्ध की चिंगारी भारत में लगी ही नहीं। इसकी आग तो हजारों मील दूर यूरोप से आई थी। बिल्कुल। वहां ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा हुआ था और उसकी लपटें भारत तक पहुंच गईं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, उस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर था जोसेफ फ्रांसवा ड्यूप्ले। वो एक बहुत ही चतुर और दूरदर्शी आदमी था। अच्छा। उसका मानना था कि यूरोप की लड़ाई को भारत में लाने का कोई फायदा नहीं है। वो यहाँ शांति से व्यापार करना चाहता था। लेकिन अंग्रेज शायद कुछ और ही मूड में थे। उनकी नौसेना ने, मैंने पढ़ा है, काफी आक्रामक रुख अपनाते हुए फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। हाँ बिल्कुल। अब ड्यूप्ले के पास चुप बैठने का कोई विकल्प नहीं था। उसने मॉरिशस से नौसेना की मदद बुलाई और 1746 में अंग्रेजों के सबसे मजबूत किले मद्रास पर हमला करके उसे जीत लिया। और कहते हैं इसी दौरान एक युवा क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव को भी बंदी बनाया गया था। हाँ, वही रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस युद्ध का असली टर्निंग पॉइंट, वो लम्हा जिसने आने वाले 200 सालों की कहानी लिख दी, वो थी सेंट थोमे की लड़ाई। सेंट थोमे की लड़ाई। हाँ, यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक मिनट, जब फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा किया तो अंग्रेजों ने मदद के लिए कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से गुहार लगाई होगी। बिल्कुल। नवाब तो उस इलाके का शासक था। उसे ये कैसे बर्दाश्त होता कि 2 विदेशी ताकतें उसकी जमीन पर आपस में लड़ रही हैं? नहीं होता। ये तो उसकी संप्रभुता पर हमला था। सही कहा। तो नवाब ने अपनी 10,000 सैनिकों की एक विशाल सेना फ्रांसीसियों को खदेड़ने लिए भेज दी। 10,000 सैनिक? और फ्रांसीसियों के पास कितने थे? 1000? 2000? 1000 भी नहीं। फ्रांसीसी टुकड़ी में सिर्फ 230 यूरोपीय और 700 भारतीय सैनिक थे, जिन्हें उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। कुल मिलाकर 930 लोग। सिर्फ 930? ये तो कोई मुकाबला ही नहीं था। कागज पर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन नतीजा ऐसा आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। फ्रांसीसियों की उस छोटी सी अनुशासित टुकड़ी ने नवाब की 10,000 की सेना को बुरी तरह हरा दिया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब यहाँ सिर्फ नवाब की सेना नहीं हारी, बल्कि भारत में युद्ध का जो पूरा मनोविज्ञान था वही बदल गया होगा। बिल्कुल। अब तक यही माना जाता था कि जिसके पास ज्यादा सैनिक हैं, जीत उसी की होगी। इस एक लड़ाई ने उस मिथक को तोड़ दिया। और यूरोपियों को, खासकर डुप्ले को, एक फॉर्मूला मिल गया। हाँ, उसे समझ आ गया कि एक छोटी ट्रेनिंग और आधुनिक हथियारों से लैस सेना भारत की बड़ी से बड़ी पारंपरिक सेना को हरा सकती है। उन्हें एहसास हो गया कि वे सिर्फ बेहतर व्यापारी ही नहीं, बल्कि सैन्य रूप से भी कहीं ज्यादा ताकतवर थे। तो पहले युद्ध के बाद 1748 में यूरोप में एक्सला चैपल की संधि हुई और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। मतलब कागज पर तो नतीजा बराबरी का रहा। हाँ, बराबरी का। लेकिन असल में फ्रांसीसियों के हाथ एक खतरनाक आइडिया लग चुका था।
कि भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाकर और अपनी छोटी सेना का इस्तेमाल करके पूरे भारत पर राज किया जा सकता है। और इसी आइडिया ने दूसरे और ज्यादा खूनी संघर्ष की नींव रखी। सही कहा। पहला युद्ध अगर यूरोप की वजह से हुआ था, तो दूसरा युद्ध वो पूरी तरह से भारतीय राजनीति का खेल था। ये कैसे? ऐसा कि अक्सर होता था, तख्त के लिए लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ था उसका बेटा नासिर जंग और दूसरी तरफ उसका पोता मुजफ्फर जंग। और ऐसा ही एक पारिवारिक झगड़ा कर्नाटक की नवाबी के लिए भी चल रहा था, चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच। बिल्कुल। तो दो बड़ी रियासतों में गद्दी के लिए दो लड़ाइयां, और डुप्ले को अपना मौका दिख गया। उसने पहले युद्ध से सीखा सबक इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने इन झगड़ों में सीधे दखल दिया। अच्छा, तो उसने टीमें बना ली। फ्रांसीसी टीम में कौन कौन थे? फ्रांसीसी खेमे में थे खुद डुप्ले, कर्नाटक की गद्दी के लिए चंदा साहब और हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग। और अंग्रेजों ने भी फिर देखा देखी अपनी टीम बना ली होगी। बना ली। अंग्रेजी खेमे में थे ब्रिटिश, हैदराबाद के लिए नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली। तो मतलब भारतीय राजकुमारों की लड़ाई अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई बन गई। हाँ, और शुरुआत में तो लगा कि डुप्ले का हर दांव सही पड़ रहा है। 1749 में अंबर की लड़ाई में फ्रांसीसी गठबंधन ने अनवरुद्दीन को मार डाला। फिर हैदराबाद में भी उन्होंने नासिर जंग को रास्ते से हटाकर अपने आदमी मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया। यानी हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह फ्रांसीसियों के कठपुतली शासक। डुप्ले तो उस समय भारत का सबसे ताकतवर आदमी बन गया होगा। वो अपनी शक्ति के शिखर पर था। उसे कृष्णा नदी के दक्षिण के सभी मुगल इलाकों का गवर्नर बना दिया गया। उसने हैदराबाद में अपने सबसे काबिल जनरल बुस्सी को एक सेना के साथ तैनात कर दिया, और इसके बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार के इलाके मिले। ये उत्तरी सरकार क्या था? कोई सरकारी दफ्तर? नहीं, ये आज के आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है, जो उस समय खेती, कपड़ा उद्योग और व्यापार से मतलब कमाई का बहुत बड़ा जरिया था। अच्छा, एक तरह से कहें तो डुप्ले ने हैदराबाद में अपनी सेना रखने के बदले में एक एटीएम मशीन हासिल कर ली थी, जो लगातार पैसा देती रहती थी। तो मतलब खेल खत्म। अंग्रेज ये बाजी हार चुके थे। उनका सहयोगी मोहम्मद अली ट्रिचिनोपोली के किले में घिरा हुआ था, और उसका हारना तय लग रहा था, लग तो ऐसे ही रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने पूरा खेल पलट दिया। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव? वो उस समय कोई जनरल नहीं, कंपनी का एक मामूली क्लर्क था। एक क्लर्क जो अभी युद्धबंदी बनकर छूटा था। वो पूरी ब्रिटिश रणनीति तय कर रहा है। उस समय के बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों को ये बात हजम कैसे हुई? ये क्लाइव की शख्सियत का कमाल था। वो दुस्साहसी था और लीक से हटके सोचता था। जब सब ट्रिचिनोपोली बचाने की बात कर रहे थे, क्लाइव ने एक पागलपन से भरी योजना पेश की। उसने कहा कि दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए सीधे कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर हमला कर दो। आरकोट पर, जो उस समय लगभग असुरक्षित थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर ये योजना फेल हो जाती तो अंग्रेजों के पास जो कुछ बचा था वो भी चला जाता। लेकिन अंग्रेज इतने हताश थे कि उन्होंने ये जुआ खेलने का फैसला कर लिया। हाँ, कर लिया। क्लाइव सिर्फ 210 सैनिकों के साथ आरकोट पहुंचता है और शहर पर कब्जा कर लेता है। लेकिन असली परीक्षा इसके बाद शुरू हुई। चंदा साहब ने अपनी 4000 की सेना भेजकर आरकोट को घेर लिया। सिर्फ 210 सैनिक 4000 की सेना के सामने? ये घेराबंदी कितने दिन चली? 53 दिन। 53 डेज। 53 दिनों तक क्लाइव ने उस घेराबंदी का सामना किया और हार नहीं मानी। इस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा जो मिट्टी में मिल रही थी, वो रातों रात आसमान पर पहुंच गई। और फिर भारतीय शक्तियां जैसे मराठा और मैसूर, जो हमेशा जीतने वाले का साथ देती थीं, वो भी अंग्रेजों के पाले में आ गई होंगी। बिल्कुल। और उस जीनियस का क्या हुआ जिसने ये सारा खेल शुरू किया था? डुप्ले का? डुप्ले के लिए ये अंत की शुरुआत थी। उसकी युद्ध की नीतियों में पैसा पानी की तरह बह रहा था। पेरिस में बैठी फ्रांसीसी सरकार को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें व्यापार से मुनाफा चाहिए था, एक महंगा साम्राज्य नहीं। सही। उन्हें लगा कि डुप्ले के महत्वाकांक्षाएं कंपनी को दिवालियां कर देंगी। तो उन्होंने अपने सबसे काबिल खिलाड़ी को फाइनल मैच से ठीक पहले मैदान से बाहर कर दिया। हाँ, 1754 में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। ये फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूलों में से एक थी। इसी के साथ दूसरा युद्ध भी एक तरह से बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन क्लाइव ने अंग्रेजों को खेल में वापस ला दिया था। तो अब मंच तैयार था तीसरे और अंतिम राउंड के लिए। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 तक, ये फाइनल फैसला था। हाँ, और इस बार भी चिंगारी यूरोप से ही आई।
जहां 7 वर्षीय युद्ध शुरू हो चुका था। इस बार फ्रांस ने काउंट डी लाली नाम के एक जनरल को एक बड़ी सेना के साथ भारत भेजा। लाली बहादुर तो था, लेकिन वो बहुत घमंडी, बदमिजाज और अदूरदर्शी था। उसने आते ही अपने ही अधिकारियों से झगड़ा करना शुरू कर दिया। अच्छा। और उसने एक ऐसी रणनीतिक गलती की जिसने फ्रांसीसियों की हार तय कर दी। वो क्या थी? उसकी सबसे बड़ी भूल भी हैदराबाद से अपने सबसे बेहतरीन जनरल बुसी को वापस बुलाना। लाली को दक्षिण में अंग्रेजों से लड़ने के लिए हर एक सैनिक की जरूरत थी, इसलिए उसने बुस्सी को हैदराबाद छोड़ने का आदेश दे दिया। 1 मिनट, ये तो बहुत अजीब फैसला है। उसने एक ऐसी जगह से अपनी पकड़ कमजोर कर ली जहां वो पहले से ही मजबूत था। उसने दूर की नहीं सोची। बिल्कुल नहीं सोची, और अंग्रेज इसी मौके की तलाश में थे। जैसे ही बुसी हैदराबाद से हटा, निजाम का दरबार अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया और उन्होंने तुरंत फ्रांसीसियों की उस एटीएम मशीन यानी उत्तरी सरकार के अमीर इलाकों पर कब्जा कर लिया। मतलब लाली ने एक किला जीतने के चक्कर में अपना पूरा खजाना ही गंवा दिया। बिल्कुल। इसके बाद तो फ्रांसीसियों का पतन बहुत तेजी से हुआ। 1760 में हुई वॉन्डी वॉश की लड़ाई, ये निर्णायक लड़ाई थी। वॉन्डी वॉश की लड़ाई? हाँ, इसमें अंग्रेज जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से कुचल दिया। बुस्सी को बंदी बना लिया गया और 1 साल के अंदर ही 1761 में फ्रांसीसियों के मुख्यालय पौंडीचेरी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो 1763 की पेरिस की संधि ने इस पर आखिरी मोहर लगा दी। फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी और कुछ बस्तियां वापस तो मिली, लेकिन एक शर्त पर कि वो अब न तो उनकी किलेबंदी कर सकते हैं, न ही वहां सेना रख सकते हैं। जिसका सीधा मतलब था कि भारत में एक राजनीतिक शक्ति बनने का उनका सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। वे अब सिर्फ व्यापारी थे, शासक बनने की दौड़ से बाहर हो चुके थे। तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल उठता है, फ्रांसीसी हारे क्यों? दोनों ताकतें लगभग बराबर थीं। डुप्ले जैसा जीनियस उनके पास था, फिर भी वे आखिर में हार गए। क्या ये सिर्फ क्लाइव जैसे बेहतर जनरलों की वजह से हुआ, या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्लाइव और आयरकूट जैसे लीडर निश्चित रूप से एक बड़ा फर्क थे, लेकिन असली कारण ज्यादा गहरे और आप कह सकते हैं कि व्यवस्था से जुड़े हुए थे। व्यवस्था से? हाँ, पहला और सबसे बड़ा अंतर था दोनों कंपनियों के अपने अपने ढांचे में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी असल में एक सरकारी विभाग थी, उसे सरकार चलाती थी। उसके डायरेक्टर राजा नियुक्त करता था। अच्छा। और वो हर छोटे बड़े फैसले और पैसों के लिए पेरिस की तरफ देखती थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? वो एक प्राइवेट कॉरपोरेशन थी, आज की मल्टीनेशनल कंपनी की तरह। उसका एकमात्र लक्ष्य था मुनाफा कमाना, और वो फैसले लेने में बहुत तेज और स्वतंत्र थी। यानी एक तरफ सरकारी दफ्तर की सुस्ती और लाल फीताशाही, और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी की फुर्ती और आक्रामकता। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण था दोनों देशों की नौसेना की ताकत। ब्रिटेन एक द्वीप है, उसकी ताकत हमेशा से उसकी नेवी रही है। ब्रिटिश नेवी उस समय दुनिया में सबसे मजबूत थी। और समुद्र पर नियंत्रण का मतलब था कि वे भारत में अपनी सेना और सामान आसानी से पहुंचा सकते थे और फ्रांसीसियों की सप्लाई लाइन काट सकते थे। सही। और तीसरा और शायद सबसे निर्णायक कारण था बंगाल। हाँ, इसे समझिए, तीसरे कर्नाटक युद्ध का सबसे अहम दौर 1757 के बाद शुरू हुआ। और 1757 में अंग्रेज क्या कर चुके थे? प्लासी की लड़ाई जीतकर बंगाल पर कब्जा। तो बंगाल की अपार दौलत ने दक्षिण में उनके युद्धों को फंड किया। ठीक, यही हुआ। फ्रांसीसियों के पास ऐसा कोई संसाधन ही नहीं था। जब वे पैसों के लिए पेरिस से मदद का इंतजार कर रहे थे, तब अंग्रेज बंगाल से मिले खजाने से अपनी सेना को मजबूत कर रहे थे। ये तो एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक खिलाड़ी के पास असीमित पैसा आ गया था। फ्रांसीसियों का हारना तय था। हाँ, तय था। तो इन 3 युद्धों की श्रृंखला ने एक एक करके अंग्रेजों को जीत की सीढ़ियां चढ़ाईं। पहले युद्ध ने उन्हें सैन्य अनुशासन का सबक सिखाया, दूसरे ने भारतीय राजनीति में सीधा दखल देकर साम्राज्य बनाने का रास्ता दिखाया, और तीसरे ने उनकी जीत पर अंतिम मुहर लगा दी। बिल्कुल। ये केवल 2 कंपनियों की लड़ाई नहीं थी, ये 2 अलग-अलग व्यवस्थाओं, 2 अलग-अलग सोच की टक्कर थी। एक निजी, मुनाफे पर केंद्रित, नौसेना समर्थित व्यवस्था ने एक सरकारी, नौकरशाही और महाद्वीपीय महत्वाकांक्षाओं में फंसी व्यवस्था को हरा दिया। तो अंग्रेजों की जीत सिर्फ संयोग नहीं थी, ये उनकी व्यवस्था और रणनीति का सीधा नतीजा थी। सही कहा। यहाँ अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस न बुलाया होता, या काउंट डी लाली ने हैदराबाद से बुस्सी को हटाने की वो एक रणनीतिक गलती न की होती, तो क्या आज भारत का इतिहास, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति कुछ और होती?